हेलो स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हमने इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउंस के जो 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। 2 पार्ट यानी 2 भाग 2 रूप पढ़े थे। इस सेशन में हम अगला रूप पढ़ेंगे, प्रोनाउन का अगला भाग, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है संकेतवाचक सर्वनाम? सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही में पता चल रहा है संकेतवाचक सर्वनाम, ये किसी की ओर संकेत करता होगा। देखिए पढ़ते हैं। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रेफर एंड आर देयरफॉर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी अर्थ होगा, जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करे, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी वाक्य में प्रयोग की गई संज्ञा की ओर संकेत करें, वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन। इसमें संज्ञा की ओर संकेत हो रहा है। संज्ञा क्या है? इसमें किताब जो है, बुक वस्तु, वह संज्ञा हो गई और संकेत कर रहा है किसकी है? मेरी है। यह किताब मेरी है। ये किसी और संकेत कर रहा है कि यह किताब जो है यह मेरी है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह क्या आवाज थी? आवाज इसमें जो है वह संज्ञा हो जाएगी। और कौन सी आवाज? तो वह आवाज, ये उस आवाज की ओर संकेत कर रहा है, तो ये संकेतवाचक। तीसरा, यह इससे अच्छा है। दिस इज बेटर देन दिस। दोनों की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह इससे अच्छा है। दो कोई वस्तुएं हैं, जिसे हम ले लेते हैं, 2 बॉल हैं, तो इसमें इन दोनों की ओर संकेत करके बताया जा रहा है कि यह जो है ये इससे अच्छा है। ये फर्स्ट वाली बॉल, सेकेंड वाली जो बॉल है, ये फर्स्ट वाली से अच्छी है, ठीक है। तो इसमें भी संकेतवाचक सर्वनाम है। यह चित्तौड़गढ़ का किला है। अब चित्तौड़गढ़ एक स्थान का नाम हो गया, ये संज्ञा हो गई, लेकिन यह उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो चित्तौड़गढ़ का किला है, यह तो संज्ञा हो ही गई है, लेकिन यह चित्तौड़गढ़ का किला है, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। कौन सा किला? तो भाई यह किला जो है यह चित्तौड़गढ़ का किला है। वे जूते आपके हैं आदि संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अ प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स in a general way but don't refer in particular are called indefinite pronoun। एक और परिभाषा इसकी, anybody, anyone। देखिए अभी हिंदी में आप लोगों को मैं समझाता हूँ क्या होता है। किसी अनिश्चित व्यक्ति, कोई इसमें निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, या वस्तु के लिए, ना तो इसमें कोई व्यक्ति निश्चित है नहीं वस्तु, तो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए ये कौन कौन से होते हैं? तो एनीबडी, कोई व्यक्ति, एनीवन, कोई एक, एवरीबडी, हर एक, इच का भी मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, सम यानी कुछ, फ्यू यानी भी कुछ, मेनी यानी कई, ऑल यानी सभी, अदर्स यानी दूसरे, एंड एवरीवन का मतलब भी हर एक। आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखिए उदाहरण, दूसरों का भला करो, डू वेल टू अदर्स। इसमें
सर्वनाम जो है यह निश्चय नहीं है, फिक्स नहीं है, भाई किस सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरों का भला करो, तो इसमें निश्चित नहीं है कि किसका भला करना है, सभी आ गए इसमें। थोड़ा दूध फट गया, थोड़ा दूध फट गया, अब इसमें भी दूध जो है वह वस्तु है, संज्ञा है, लेकिन दूध कितना फटा है ये निश्चित नहीं है ना, 1 लीटर 2 लीटर ये निश्चित नहीं किया गया है, अनिश्चित है, इसलिए यह उदाहरण भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का होगा। कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, कुछ लोग, अब वे लोग कौन से हैं यह निश्चित नहीं बताया गया है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया है। बच्चे को बचाने वाला वहां कोई नहीं था, कोई भी व्यक्ति बच्चे को बचाने वाला नहीं था। कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, अब इनमें भी कुछ लोगों को, वो व्यक्ति, वे लोग कौन है जिन्हें बचा लिया गया, ये निश्चित नहीं है, तो इन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक, देखिए नाम को कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। विभाग सूचक मतलब इस सर्वनाम के अनुसार कहीं ना कहीं बांटने की बात की जा रही होगी, किसी न किसी वाक्य में, कहीं ना कहीं विभाग यानी बांटने की बात अवश्य की जा रही होगी। पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। दिस प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर दिस रीजन दिस आर ऑलवेज सिंगुलर। व्यक्तियों या वस्तुओं को पृथक करने वाले सर्वनाम विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए ये इसमें व्यक्तियों और वस्तुओं को पृथक यानी अलग या बांटने वाले, पृथक करने वाले, अलग करने वाले विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है, अब ये यहाँ बांटने की बात हो गई। हाँ, आप लोगों को मैं थोड़ा और हिंदी अर्थ बताता हूँ। इसने कहा है फॉर दिस रीजन दिस आर ऑलवेज सिंगुलर, इस कारण से, इसमें बांटने की बात हो, किस कारण से, दिस प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जहाँ बांटने की बात होती है, पृथक करने की, उन्हें विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से, दिस आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में होते हैं। उदाहरण दिए हैं इसने, इच, हरेक, एदर, नेदर, एनी, नो, वन, नॉन, ये आदि जो शब्द हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हैं। उदाहरण को अच्छे से समझ लीजिए आप। दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है। अब देखिए इनमें छात्र कितने हैं, 2 हैं, लेकिन 2 में से जा कितना सकता है, सिर्फ एक जा सकता है, तो इसमें पृथक किया जा रहा है। 2 छात्रों में से एक को पृथक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है, तो ये पृथक करने की बात हो गई। 2 छात्र थे, वाक्य जो है वो देखिए ध्यान से समझिए, इसमें 2 छात्र थे तो हमें क्या लग रहा है कि बहुवचन हो रहा है, लेकिन जब बांटने की बात हो गई तो ये हमेशा एक वचन में ही होता है, एक छात्र घर जा सकता है। अगला है इसका रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। क्या होते हैं? अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ ए नाउन इज नाउन नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध प्रकट करता हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में प्रयोग की गई संज्ञा के साथ अपना संबंध बताते हों या प्रकट करते हों, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, तथा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रोनाउन, यह सर्वनाम जो होता है, ये 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए नाउन, इसमें संज्ञा दी गई है और संबंध वाचक सर्वनाम दिए गए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सन यानी व्यक्ति। अब संबंध कैसे बताएंगे? हु, कौन, होम, हुज,
किसका, किसे, ये संबंध बता रहे हैं, इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एनिमल, विच, कौन सा, टाइम, व्हेन यानी कब, ऑन विच, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सम्मिश्र वाक्य है। ऑन विच, किस समय। अगला है प्लेस, स्थान, लेकिन इसका संबंध किससे होता है, वेयर, यानी कहाँ पर। उस स्थान से संबंधित जो प्रोनाउन है वो है कहाँ, वेयर या देयर, वहाँ, इस प्रकार के प्रोनाउन। इन्हें हम उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। जैसे तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो वह मेरा भतीजा है। यू ऑलवेज स्कोल्ड द बॉय, तुम जिस बच्चे को डांटते रहते हो, इस बच्चे से उस व्यक्ति ने अपना संबंध प्रकट किया है। तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो वह मेरा भतीजा है, तो इसमें रिलेशन बताया गया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कजन, यानी कजन किसी के लिए भी लिए प्रयोग किया जा सकता है। कजन यानी भाई बहन भी होते हैं, जो स्वयं के ब्लड रिलेशन में, खून के रिश्ते में न आते हो, थोड़े से दूर हो, उनके लिए कजन का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण देखिए, मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ उससे तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ तुम उससे अच्छी तरह से जानते हो। इसमें एक व्यक्ति जिस बच्चे को पढ़ा रहा है वो किसी अन्य व्यक्ति से उसका संबंध प्रकट कर रहा है कि तुम अच्छे उससे जो है अच्छी तरह से जानते हो। या अगला, वह वही लड़की है जिसके पिता कर्नल हैं। अब उस लड़की का उसके पिता के साथ संबंध बताया गया कि उसके पिता जो है वो कर्नल है। यह वही लड़की है या वह वही लड़की है जिसके पिता कर्नल है। मुझे वह पेन मिल गया है जो गुम हो गया था। अब यह पेन मेरा था पहले जो गुम हो गया था, लेकिन वह वापस मिल गया है, तो मुझे वह पेन मिल गया है जो गुम हो गया था। यानी इसमें संबंध बताया गया है कि यह पेन मेरा था लेकिन गुम हो गया था, जो मिल गया है। तुमने जो किताबें मुझे दी थी वो यहाँ हैं। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, तुमने जो मुझे किताबें दी। अब यह स्थान से संबंधित हो गया। तो ये इस प्रकार के जो उदाहरण हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के होते हैं। आप स्वयं इनको देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। जिस दिन वह आया, यहाँ रविवार था, तूफान आने वाले दिन वह वहाँ आया था। यह वही स्थान है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। राम वही व्यक्ति था जिसने मेरी सहायता की। इन्हें आप स्वयं देखिएगा वीडियो को पॉज करके और समझिएगा। आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इनमें इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज टर्म्ड एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए उदाहरण में दिया है तुम्हारा नाम क्या है, तो अब इसमें तुम्हारा जो शब्द है वह प्रोनाउन है और इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला, वाह क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है या समस्या क्या है, तो यह भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला, तुमने किनको देखा या तुमने किन्हें देखा, होम डू यू सी। एक्यूसेटिव, इसका मतलब हम पहले वीडियो में जान चुके हैं, इसका अर्थ होता है कर्म। कर्म है ना, तो इसमें कर्म प्रधान है। तुमने किनको देखा, होम डू यू सी, तो ये
प्रश्नवाचक प्रोनाउन हो गया। यह पेन तुमने किसने दिया, यह किताब किसकी है, यह किनका हो सकता है, आदि जो है ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन या परस्पर वाचक सर्वनाम क्या होता है। अ प्रोनाउन विच रिलेट्स टू और मोर पर्सन और थिंग। इसने कुछ यहाँ गलत कर दिया है, THING, आप थिंग को सही कर लेना। तो अ प्रोनाउन विच रिलेट्स टू और मोर पर्सन और थिंग्स कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम परस्परवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ लीजिए क्या होता है। जैसे छात्र ने एक दूसरे की सहायता की। अब इसमें एक परस्पर, इसमें किसी अन्य से संबंध नहीं बताया जा रहा है, आपस में। वो रिलेटिव प्रोनाउन थे जिनमें अलग अलग संबंध बताया जा रहा था, कर्ता अलग हो सकता था, संबंध बताने वाला अलग हो सकता था और संबंध अलग होता है। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात, इसमें दो व्यक्ति हो, दो वस्तुएं हो, तो वे आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, परस्पर संबंध बताते हैं इन्हें, इसलिए इन्हें परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे छात्रों ने एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे की, द स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर, इन्होंने एक दूसरे की ही सहायता की, इसमें परस्परवाचक सर्वनाम हुआ। दो लड़कों ने आपस में उपहार दिए, उन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे को उपहार दिए, ये हो गया परस्परवाचक सर्वनाम। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन या विस्मयादिबोधक सर्वनाम। इसमें नाम से ही स्पष्ट है विस्मयादिबोधक, तो इसमें आश्चर्य करने वाली, विस्मय करने वाली कोई बातों का प्रयोग होगा और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा। विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहलाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं ये। उदाहरण, क्या आप मुझे नहीं जानते, आश्चर्य करने वाली बात है, क्या आप मुझे नहीं जानते, ये विस्मय हो रहा है, आश्चर्य वाली बात है। अगला है, क्या आप अभी तक यही हो, व्हाट यू आर स्टिल हियर, आप अभी तक यही हैं। इस प्रकार के वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं और इस प्रकार के सर्वनाम को विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहा जाता है। हमारा आखिरी वाला सर्वनाम बचा है, इसे देख लेते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन, अव्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिसमें व्यक्ति का प्रयोग न किया गया, अव्यक्तिवाचक। इसमें देखिए, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों और छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। उदाहरण, यदि आप इस साइकिल को चलाओगे तो यह टूट जाएगी। इफ यू ड्राइव दिस बाइसिकल इट विल ब्रेक। इट का प्रयोग किया जा रहा है, साइकिल जो है वो अनिर्जीव, ये निर्जीव है, निर्जीव नहीं है, अजीवित है, तो इसका प्रयोग, इट का प्रयोग किया जा रहा है इसके लिए। तो यदि आप यह साइकिल चलाओगे तो यह टूट जाएगी, अव्यक्तिवाचक। वह अपने कुत्ते से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। अब इसमें जानवर आ गया, उसने पहले ही बताया है, जानवर निर्जीव वस्तु और छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह, वह अपने कुत्ते से प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता है, तो ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट लाइव विदाउट इट। जब मैंने बच्चे को देखा वह रो रहा था। व्हेन आई सॉ द चिल्ड इट वाज क्राइंग, ये इट का प्रयोग हो गया है, यहाँ भी इट का प्रयोग हुआ है। तो यह छोटे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग होता है इसमें, किसमें, इम्पर्सनल या अव्यक्तिवाचक सर्वनाम में। अब देखिए
कुछ विशेष बातें बता रहा है वो। समय, दिन, दिनांक, मौसम के बारे में जानकारी देते समय भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल बहुत ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। कल, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। तो कल थी यानी समय निकल चुका है, इसलिए यस्टरडे का प्रयोग किया गया है। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। कल बहुत ठंड थी, यहाँ इट का प्रयोग किया गया है। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। अभी 5 बजे है, इट इज 5 o'clock नो। नो का मतलब होता है अब या अभी। अगला है आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। टुडे यानी होता है आज। फिर आज 11 मई है, इट इज 11th of May टुडे। अगला देखिए, संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार, देखिए, सबसे पहले मैंने विरोध किया। सबसे पहले मैंने क्या किया? विरोध किया। कर्ता जो है वह किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोर दिया जा रहा है। सबसे पहले मैंने विरोध किया। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। तो इसमें इट का प्रयोग किया गया है। तो जहां संज्ञा या सर्वनाम पर भी जोर दिया जाता है वहां भी इट का प्रयोग किया जाता है। अगला है अव्यक्तिवाचक क्रियाओं यानी इम्पर्सनल वर्ब के साथ भी कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। जहां अव्यक्तिवाचक क्रिया होती है वहां भी इट का प्रयोग होता है कर्ता के रूप में। जैसे वर्षा हो रही है, अब इसमें कोई व्यक्ति नहीं है। वर्षा, वर्षा यानी बारिश, रेन, तो इट इज रेनिंग। अंधेरा हो रहा है तो इट इज डार्किंग। जिसमें अव्यक्तिवाचक जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी कर्ता के रूप में मुख्य रूप से इट का प्रयोग किया जाता है। अगला है अस्थायी कर्ता के रूप में इट का प्रयोग टू बी क्रिया से पहले किया जाता है। जैसे गलती ढूंढना आसान है, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट। इसमें भी अस्थायी कर्ता स्थायी नहीं है, तो इसमें भी इट का प्रयोग किया गया है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, क्रिया से पहले इट का प्रयोग किया जा रहा है। फाइंड यानी ढूंढना, क्रिया। अगला है यह निश्चित है कि तुम गलत हो, इट इज सर्टेन दैट यू रॉन्ग। ये इसमें भी इट का प्रयोग किया गया है, इसमें भी अस्थायी कर्ता है।